नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे। अभी रिसेंटली 2 तारीख को एचपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया। एक मॉर्निंग शिफ्ट में था, एक इवनिंग शिफ्ट में था। वहां से जितने भी क्वेश्चंस आए, आज हम उनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सोर्स ट्रेसिंग करेंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ से उठ के आए हैं और उनका लेवल क्या है, इजी है, मॉडरेट है, टफ है, और उससे हमें क्या फायदा होगा कि आने वाले एचसीएस में आपको एक गाइडेंस मिल पाएगी कि हाँ, ये पैटर्न एचपीएससी इवॉल्व कर रहा है और मुझे इस पैटर्न पे जाना चाहिए। और क्वेश्चंस का लेवल देख के आपको भी समझ में आएगा कि आपको अपनी तैयारी को रीअलाइन करने की जरूरत है, नहीं है। और सोर्स एज पर प्रीवियस ट्रेंड आल्सो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी ही सोर्स रहा है। 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली पिक किए गए हैं और उसी ट्रेंड पर हमने आपको पढ़ाया भी था। और जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता रहेगा कि ये सारे क्वेश्चंस हमने यूट्यूब पर फ्री मैराथन्स में भी, बैचेस में भी कहीं ना कहीं कवर करे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मॉर्निंग शिफ्ट की। मॉर्निंग शिफ्ट में ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चंस आए हैं और इस 12 क्वेश्चंस को मैं मानता हूं कि इसमें से 12 के 12 भी किए जा सकते थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। 10 क्वेश्चन तो आराम से होने ही चाहिए थे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि द एरिया नॉर्थ ऑफ नर्मदा सोन ट्रफ इज द चीफ व्हीट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। सेकंड में कहा कि ऑफ द टोटल एरिया अंडर राइस इन असम 90% इज इरिगेटेड। अब आपको पता रहेगा कि जो व्हीट का एरिया है हमारा, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये व्हीट के लिए जाने जाते हैं। और नर्मदा सोन से जो ऊपर का एरिया है, डेफिनेटली वो चीफ प्रोड्यूसर है। असम का जो राइस के अंदर जो एरिया है 90% उसमें से इरिगेटेड है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और ये जो मैंने आंसर मार्क कर रखे हैं, ये ऑफिशियल आंसर किसे ही मार्क करे हैं, जहां पे डिस्प्यूट है मैंने उनको अलग रंग से मार्क भी किया है। तो जब भी हमने डिस्कस भी किया था कि जब कोई एरिया देखा जाता है कि बहुत ज्यादा कि इरिगेशन, ऐसा माना जाता है कि इंडिया इज अ गैम्बल ऑफ मानसून, है ना, इंडियन एग्रीकल्चर, तो 90% इरिगेशन वहां पर नहीं है, इट इज लेस देन 50%। तो ये एक एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट थी, तो यहां से आप इसको हटा सकते थे। इसका सोर्स क्या रहेगा, हमारे क्लास 10 की जो चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर, वहां से भी है। और असम का जो स्टेट इरिगेशन प्लान है, यहां से मॉर्निंग में भी क्वेश्चन पूछा गया इस डॉक्यूमेंट से और इवनिंग में भी पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए कि आप कितने ही डॉक्यूमेंट पढ़ पाओगे, बट एक जनरल सा आइडिया आपको लगना चाहिए कि वो 50% से कम है, ज्यादा है, इस प्रकार से ओवरऑल को पता लगना चाहिए। जैसे ये एनसीईआरटी का मैप है, तो आप इसमें देख पाओगे जो आपकी व्हीट के जो मेजर और माइनर एरियाज हैं वो नर्मदा से नॉर्थ में ही दिख रहे हैं। और द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो यहां से ये क्वेश्चन आराम से हो सकता था। सेकंड क्वेश्चन इज द कॉपर ओर्स ऑफ खेतरी सिंघाड़ा रीजन ऑफ राजस्थान आल्सो कंटेन माइनर अमाउंट्स ऑफ गोल्ड। सिल्वरनाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नेस इन द ग्लास इंडस्ट्री। अब राजस्थान को जब हमने मिनरल्स का चैप्टर पढ़ा था, तो राजस्थान जाना जाता है खेतरी माइंस के लिए, बिकॉज अब तो खेतरी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, बट वहां पर टिन, लेड और ये सब मिलते हैं। तो वहां पर गोल्ड के अमाउंट्स माइनर अमाउंट में हैं। तो हम जनरली नहीं पढ़ते गोल्ड के लिए, हम हुत्ती माइंस, कोलार माइंस, रामगिरी माइंस, 3 ही माइंस पढ़ते हैं, वो भी अपने साउथ इंडिया में, कर्नाटका में। तो यहाँ पे खेतरी माइंस में माइनर अमाउंट्स ऑफ गोल्ड होना, यस। अब इसमें रिस्क लेना होता है कि माइनर अमाउंट, अब कितना माइनर, अगर थोड़ा बहुत भी ट्रेस है तो वो माइनर में आ जाता है, कहीं ना कहीं वो मेंशन होता है। जैसे राजस्थान में ऑयल को लेकर एक्सप्लोरेशन भी हुआ है, तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। और जो सिलिमेनाइट का यूज्ड है वो फर्नेस में होता है, डेफिनेटली होता है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट NMET.gov, वहां से उठाया गया, एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। या और जो रेफरेंस मटेरियल आप देखोगे सिंघाना वाला जो सरकार ने दिया है, तो वहां पे मेंशन कर रखा था कि भाई एवरेज गोल्ड कंटेंट इतना है। तो ये इस प्रकार थोड़ा सा अंदर जाके करंट अफेयर्स में ये चीज थी बट फिर भी एक एवरेज स्टूडेंट इसको नहीं कर पाएगा। सेलेमनाइट का यूज जनरली हम पढ़ते हैं, मतलब बहुत प्रोमिनेंट भी नहीं पढ़ते, बट थोड़ा बहुत ग्लास इंडस्ट्रीज का यूज होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो इससे आपको लेसन क्या मिल रहा है कि जो थोड़े से साइड लाइन्स वाले मिनरल हैं उनका यूज एटलीस्ट पता रहना चाहिए। मेजर अगर ना भी पता हो उसके बारे में डिटेल में, तो बट जो न्यूज में जो मिनरल आ रहे हैं, जो उनका यूज या फिर उनके बारे में कोई विशेष कोई नई पॉलिसी आई हो, तो आपका आगे से कवर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हल्दिया एंड चेन्नई ऑयल रिफाइनरी refine imported crude brought chiefly from the Persian Gulf countries
द आयरन ओर एट कुद्रेमुख इज मेनली ऑफ लो ग्रेड। अब यहां पर कमीशन ने दोनों को ही ठीक माना है, हालांकि ये हम डायरेक्टली नहीं पढ़ते। चेन्नई और हल्दिया, इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां तो लिखा मिल रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में या किसी रेफरेंस बुक में या पीवाईक्यू में भी हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था अभी तक। हाँ, कुद्रेमुख वाला ये फैक्ट जनरल है, बिकॉज कुद्रेमुख आपकी 9th के एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। कुद्रे मतलब हॉर्स और मुख मतलब उसका फेस, तो घोड़े के फेस जैसा है। और आपकी यहाँ पर लो ग्रेड का मिलता है डेफिनेटली। तो वैसे डायरेक्ट सोर्स तो नहीं कह सकते हम, लेकिन उसमें ये मेंशन कर रखा है कि भाई मैग्नेटाइट का है, और मैग्नेटाइट आपको पता है कि थोड़ा सा लो क्वालिटी का आयरन होता है। तो आपकी एनसीईआरटी में एक मैप दे रखा है जहां पर आपको यहाँ पे कुद्रेमुख, चिकमंगलूर, बल्लारी, होसपेट ये सब दे रखे थे। लेकिन जो बेस्ट आयरन आपको मिलता है ना, वो यहाँ पे मिलता है इस एरिया में। ये बेल्लाडीला, डली राजहरा, वहां पे रिच मिलता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि सरकार के द्वारा ही किया गया है, इसमें लो ग्रेड मेंशन कर रखा है। तो ये भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मैं समझता हूं, डायरेक्टली नहीं हो सकता था। थोड़ा सा आपको आपकी रीड बिटवीन द लाइंस होना चाहिए यहां से। अगेन 92 वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको 3 डेजर्ट दिए गए, उनके एरिया के नाम पूछे गए। ये सीधा सीधा वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही एक्सपेक्टेड भी था। वर्ल्ड के हमने एक ही मैराथन ली थी और उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। जैसे टकला मकान साउथ अमेरिका दे रखा है, तो ये चाइना में है। मोका मेडस ये कैलिफोर्निया पेनिनसुला में है, बट ये पेनिनसुला कैलिफोर्निया में ना होके इधर अफ्रीका की साइड है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। ये दो तो हम इजीली कर सकते थे, ये थोड़ा सा नया था। बट हमें ना भी पता हो कि मोसामेडिस डेजर्ट कहाँ पे है, बट कैलिफोर्निया साइड तो हमने सारे डेजर्ट पढ़ रखे हैं, तो ये वहां पे तो नहीं था, तो उसको वैसे एलिमिनेट आप कर सकते थे। जैसे जब हमने मैराथन ली थी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो हमने ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से कवर किया था। ग्रेट विक्टोरियन, गिब्सन, सैंडी, तनामी, सिब्सन, ये हमने अच्छे से कवर किया। ये सारे स्क्रीनशॉट हैं आपके यूट्यूब पर, जो हमारी कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी है 4.5 घंटे की, आप देख भी सकते हो विद ट्रिक्स। मैंने सारा कराया था और एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप इस पर रिलाई कर सकते हो, आने वाले एचसीएस में भी या यूपीएससी में भी उस हिसाब से इसको बनाया गया। यहाँ पे टकला मकान डेजर्ट है, और ये हमारे कैलिफोर्निया की तरफ सियरा मैड्रे, सियरा निवाडा, यहाँ पर जो डेजर्ट थे वो भी हमने देखे थे। तो ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में मैं मानता हूं। 3 तरह के प्रोटोकॉल आते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, बेसल। ये बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन था, ये यूपीएससी ने भी पीवाईक्यू में 2-3 बार पूछ रखा है। और ये 7 से 8 तरह के प्रोटोकॉल हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा देखा था, बिकॉज मॉन्ट्रियल कनाडा में ही है, तो वहां ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए था। तो बेसल कन्वेंशन, हजार्डस वेस्ट, तो ये तीनों ही करेक्ट थे। तो क्वाइट इजी क्वेश्चन था, जिसने यूपीएससी के पीवाईक्यू करे होंगे। जो बच्चे एकेडमी से जुड़े हुए हैं उनको पता रहेगा कि पिछले 27 साल के यूपीएससी के पीवाईक्यू आपके हो चुके हैं, ऐप पर अवेलेबल भी हैं, और एचसीएस के पिछले 5 साल के प्री के सारे सोल्ड अवेलेबल हैं। तो पीवाईक्यू से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए विन विन सिचुएशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर मैक्रो फिजियोग्राफिक रीजन्स। ये मैं मानता हूं टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था। यहां पर आपको एक ऑथर का नाम देखिए, उसकी एक स्पेसिफिक चीज पूछी गई, तो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको आरएल सिंह या पीसीएन गुप्ता का अच्छे से पता हो। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सबको पता रहता है, नीति आयोग भी इसके ऊपर काम कर रहा है। जो पिछड़े जो राज्य हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके ऊपर ये काम करता है। फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिवली लेस प्रोग्रेस इन द की, ये आप आराम से सही ले सकते थे। अब इस स्टेटमेंट को आप देखोगे कि जो आरएल सिंह का जो डिवीजन है, ये कह रहा है कि रिलीफ सिर्फ और सिर्फ रिलीफ के आधार पर ये किया गया, या ओनली पकड़ के थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट पकड़ के कि भाई 4 डिवीजन बनाए होंगे तो हो सकता है और भी क्राइटेरिया रखे हों, तो ये ओनली गलत हो सकता था। एंड जो पीसीएन गुप्ता का है, द कॉमन रिवर बेसिन मे बी यूज्ड फॉर डिलिनेशन ऑफ द प्लानिंग। तो अब यहां आप देखो मे बी है ना, तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया कि मे भी, इसको एक्सट्रीम बनाया गया ओनली, और इसको स्पेसिफिक रखा गया। ये एक प्रॉपर दिमाग के साथ खेलने वाला क्वेश्चन था कि ये आपको पता रहना चाहिए, ये आपका कॉमन सेंस चेक करने के लिए था। तो ओनली 2 पेयर रहेगा। वैसे इनका अगर सोर्स आप देखना चाहो तो ये आरएल सिंह की एक बुक है, इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी, उसमें उन्होंने ऐसे 4 मैक्रो फिजियोग्राफिक डिवीजन दे रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ, स्ट्रेटिग्राफी, टेक्टोनिक हिस्ट्री एंड इरोजनल प्रोसेस। और ये ई ज्ञान कोर्स जो इग्नू का है वहां पर भी अवेलेबल था। बट इसको इतना गहराई से हम, ज्योग्राफी ऑप्शनल का बच्चा तो पढ़ता है, जीएस के लिए इसको नहीं पढ़ा जाता।
फिर आपका सोयल का चैप्टर आता है, सैंडी, लोमी, ब्लैक एंड लेटराइट। इट वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन, ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेटराइट सॉइल्स के बारे में, और कि इसमें थोड़ा सा कमीशन की तरफ से उत्तर दिया गया है, ऑल थ्री पेयर आर करेक्ट। और इसलिए बच्चों ने काफी डिस्प्यूट भी लगाए हैं। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ब्लैक सोइल रिच इन द वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स, इसको डिस्प्यूट किया जा रहा है और काफी बच्चों ने डिस्प्यूट लगाया भी है, तो देखते हैं कमीशन क्या मानता है। बाकी ये चीजें दोनों सिंपल थी, लेटरलाइट वाली, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी। ये एनसीईआरटी का जो 11th क्लास का चैप्टर है सोइल, उसमें ये मेंशन्ड है, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल लेटराइट सोइल में, तो इसमें कोई बड़ा डाउट नहीं आना चाहिए। हमने भी जब मैराथन करी थी तो उसमें भी हमने जिक्र किया था, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, लेटराइट सोइल, और लेटराइट सोइल जहां मिलेगी वहां बॉक्साइट प्रोड्यूस होगा और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनेगा। तो सोइल का चैप्टर से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, हमने ब्लैक सोइल से भी ट्रिक बना के दी थी, ब्लैक सोइल के अंदर लिम्का। तो जहां जहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं उनको तो आप ट्रिक से याद करोगे तो वो बहुत हेल्प करता है एंड मोमेंट में। फिर आता है रिक्टर स्केल यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द हरिकेन्स। ठीक है, इन अ साइक्लोन एयर सर्कुलेशन इज काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिकल साइक्लोन आर मोस्ट कॉमन इन द सदर्न अटलांटिक। वेरी इजी क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं, बिकॉज रिक्टर स्केल का कोई लेना देना ही नहीं है हरिकेन से। रिक्टर स्केल आपका अर्थक्वेक से लेना देना है। अगर यहां कंफ्यूजन आता तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड और उसकी इंटेंसिटी पे आ सकता था, तो यहां कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इट इज वेरी वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बिकॉज ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसका हमने ट्रिक बना के याद किया था। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को सदर्न अटलांटिक में नहीं, नॉर्थ अटलांटिक में होता है, बिकॉज यूएसए के पास जो आते हैं ह्यूरिकेन्स, तो ह्यूरिकेन्स को साइक्लोन से ही कनेक्ट करते हैं हम। तो इसका सोर्स एनसीईआरटी ही है, आराम से एनसीईआरटी से हो सकता था। हमने भी जब मैराथन कराई थी तो उसमें देखो आपको मैंने एक अलग से टेबल बना के दिया था कि नॉर्थ साउथ साइक्लोन, एंटी साइक्लोनिक, एंटी, और यहां ट्रिक बना के दी थी कि साउथ में दो एंटी हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज। यही आपसे पूछा गया था कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है कि नहीं। रिक्टर स्केल की जो बात होती है, रिक्टर स्केल वाली बात आपको अर्थक्वेक में आती है कि मैग्नीट्यूड नापते हैं रिक्टर से और मर्केली नापता है इंटेंसिटी, मतलब विजिबल डिस्ट्रक्शन कितना था। तो ये भी वेल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं कहूंगा। और ये जो साइक्लोन वाला क्वेश्चन है ये भी इजी क्वेश्चन था, बिकॉज हम साइक्लोन के अलग अलग नाम पढ़ते हैं। इधर जापान की तरफ टाइफून बोल देते हैं और ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोल देते हैं। हरिकेन आपका अमेरिका के पास बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका के आसपास। तो वो नॉर्थ अटलांटिक वाला जो पोर्शन है वो वहां पे ये होता है। और सबसे फेमस जो कैटरीना नाम से हरिकेन आया था वो भी हमने देखा था। तो इसको मैं इजी कैटेगरी मानता हूं, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। 97 पे आते हैं, क्वाइट इजी एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, एंडीज माउंटेन और वेगनार। तो जैसे वेगनार ने अपनी जो थ्योरी दी थी पेंजिया की और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, उसमें ये बताया था कि एक पेंजिया था, उसको दो टुकड़े हुए, लोरेशिया एंड गोंडवाना। तो इंडिया नीचे की तरफ था, डेफिनेटली था। एंडीज माउंटेन कैसे बने हैं? ये ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जन हुआ है, बिकॉज जो हमारे नाजका प्लेट है वो साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में क्रश हो रही है, उसी से एंडीज बने हैं। तो एंडीज को हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखा था। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग तो डेफिनेटली पैलियोमैग्नेटिज्म में मिलता ही, बिकॉज अल्टरनेट ऐसे स्ट्रैंड्स मिलते हैं उसके पोल्स के। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहेगा। तो ये भी हमने देखा था अच्छे से कि भाई पेंजिया टूटा था, लोरेशिया गोंडवाना, गोंडवाना भारत इसका हिस्सा था, इसके एविडेंस हमने देखे थे। और जहां से वो आइलैंड था, एक रीयूनियन जहां से वोल्केनोज, बहुत सारा लावा इंडिया पर निकला था जो डेक्कन प्लेटू बनाता है। तो ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, बहुत मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फिर आता है रिवर्स का, वेरी इजी क्वेश्चंस। हमने काफी टाइम लगाया था इसके ऊपर कि हमने तो यहां तक याद कर लिया था कि किसकी लेफ्ट या राइट ट्रिब्यूटरी है, बिकॉज यहां से दो ही प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, या तो ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है या फिर ये पूछ लेते हैं ये उसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है या राइट ट्रिब्यूटरी है। तो इन्होंने सिंपल ही क्वेश्चन मैच करने के लिए दिया, तो आप आराम से कर सकते थे। भीमा रिवर जैसे कृष्णा की है, कावेरी रिवर की अमरावती हो गया, तो आप दो भी मैच करोगे तो आप आराम से कर पाओगे। सोर्स इसका एनसीईआरटी रहने वाला है चैप्टर, मतलब ड्रेनेज वाला। जैसे हमने ये बनाया था कावेरी की जो ट्रिब्यूटरी थी, हमने ट्रिक बनाई थी कि ऐश और राइट बैंक। तो ऐश में क्या आता है, जैसे अर्कावती, सिमसा, हेमावती, और ए से यहां अमरावती, नायल, है ना। तो ये आराम से होने वाला क्वेश्चन था। फिर आपकी जो कृष्णा रिवर है उसमें आपकी तुंगभद्रा, भीमा रिवर ये आती हैं, पनेरू मनेरू ये सारे करके, मूसी, डिंडी। तो कृष्णा रिवर सबसे कॉम्प्लेक्स बैठती है आफ्टर ब्रह्मपुत्रा।
तो यहां से क्वेश्चन भी बनता ही बनता है। चलो भाई, 99 पे आपको 4 लेक दी गई और सिर्फ कंट्री पूछी गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। तो जैसे लेक टिटिकाका, बैकल, आप इसमें से कोई भी 2 मैच करते आराम से हो जाता। बैकल तो आपको स्पेशली मैंने आपको दिखाई थी कि स्पेस से भी ये दिखती है, जैसे दिस इज लेक बैकल। स्पेशली इस सबसे पहले हम जब कर रहे थे तो हमने बताया था कि लेक बैकल वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक है और ये इतनी बड़ी है कि ऊपर स्पेस से भी ऑब्जर्व होती है आराम से। ठीक है भाई, लेक बैकल हमने देखा। लेक टिटिकाका, जो लेक टिटिकाका है, स्पेशली इसको बोल्ड करके दिया था कि लेक टिटिकाका और लेक पोपो ये इधर है आपकी साउथ अमेरिका में, और लेक पोपो से कंफ्यूजन होती होती है कि लिम्पोपो है वो अफ्रीका में है। ठीक है, लेक आयरे ये रहा, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी डिस्कस हुई थी। और ये आपकी बैकल हो गई, और बैकल से आपकी लेक लेना निकलती है, ये रिवर लेना निकलती है। तो इसको हमने कैसे याद किया था कि लेक से निकली लेना, तो बैकल लेक से निकलती है लेना रिवर, जो कि ऊपर जाकर खत्म हो जाती है। और रशिया की 3 रिवर हमने याद करी थी होली रिवर्स के नाम से, ओब, लेना एंड येनिसे। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था, लेकिन टफ कैटेगरी का नहीं कहूंगा, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ये इजी कैटेगरी में होने वाला क्वेश्चन था। फिर आपके वेजिटेशन से क्वेश्चन आया था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मानसून, मेडिटेरियन, बोरियल फॉरेस्ट। क्वाइट इजी क्वेश्चन। अगर आप एक भी मैच कर लेते हो, जैसे रेन फॉरेस्ट है महोगमी, रोजवुड, तो ए का हमारा 3, ए का 3 सिर्फ एक ही में है, तो आप आराम से मैच कर पा रहे थे। तो ये भी सिंपल एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हमने इसका ट्रिक बनाया था सबका। महोगमी, इबोनी, रोजवुड, एनी, ये सारे याद करने लायक थे। तो अगेन यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, ये एनसीईआरटी में 11th की वेजिटेशन में डायरेक्टली दिया हुआ है। तो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट। 12 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो चैलेंजिंग थे, बाकी 10 क्वेश्चन तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं। और जिसने भी एक बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो इसमें 100% स्ट्राइक रेट मार सकता था। शाम वाले क्वेश्चन देखते हैं। शाम को भी 12 क्वेश्चन ही रहे हैं और उसी लाइंस पर शाम को भी क्वेश्चन पूछे गए। शाम के क्वेश्चन मॉर्निंग के मुकाबले थोड़ा सा मैं मानता हूं टफ रहे हैं। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, रियोलाइट इज द एक्सक्लूसिव इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाइट। अब देखो, पहला स्टेटमेंट तो क्वाइट इजी है, तो ये हम ट्रिक से बना के याद भी करते हैं, ओ साई बाबा करके। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, तो ऑक्सीजन 46% है क्रस्ट में, तो आप आराम से कर सकते हो। इसका ओ साई बाबा करके ट्रिक भी बनती है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है, रियोलाइट इज द एक्सक्लूसिव इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाइट, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली मेंशन नहीं है। हमने ये याद किया था कि जो ग्रेनाइट होती है, एंडेसाइट होती है, तो ग्रेनाइट जमीन के अंदर बनती है, तो इसको काफी समय लगता है बनने में, तो इसके क्रिस्टल्स वेल डेवलप्ड होते हैं। जबकि जो एंडेसाइट है और बसाल्ट है वो जमीन के ऊपर बनती है ये सारी वोल्केनिक रॉक्स, बट वो जमीन के ऊपर बनती है, तो उनके क्रिस्टल छोटे होते हैं। बट रियोलाइट जो उन्होंने पूछा कि इसके बराबर होती है ग्रेनाइट की। अब रियोलाइट तो है एक्सक्लूसिव और ग्रेनाइट है इंट्रूसिव, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? बिकॉज इनका जो केमिकल कंपोजिशन है, जो फेल्सिक वाला, वो सेम है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं मानता हूं जिसने थोड़ा सा गहराई में जाके पढ़ा होगा वही कर पाएगा, अदरवाइज वो करना इतना आसान नहीं रहेगा। हालांकि दोनों स्टेटमेंट ठीक अभी तो हमें पता है। तो आगे के लिए जो आपके लिए लेसन क्या होगा, जो रॉक वाला चैप्टर है उनकी जो फेल्सिक, मैफिक और वो जो पोर्शन है ना, उसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। सोर्स आपका एनसीईआरटी ही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है स्प्रिंग टाइड्स के बारे में। तो स्प्रिंग टाइड अकर्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून. Sun is about 27 million times as massive as the moon, so there is sun's influence on the tide is 46% more than moon. तो भले ही सन बड़ा है लेकिन सन बहुत दूर है, तो मून का 46% वो होता है, ना कि मून से 46% ज्यादा। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, स्प्रिंग टाइड, नेप टाइड। तो मैं इसको भी मानता हूँ इजी क्वेश्चन था। तो ये जैसे हमने आराम से डिस्कस भी किया था कि नेप टाइड, स्प्रिंग टाइड कब आती है, पेरिहेलिन, एपिहेलिन, एपिजी, बे ऑफ फंडी, तो ये आराम से किया जा सकता था। एनसीईआरटी 11th क्लास के चैप्टर से आता है ये। अगला है द प्रपोर्शन ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया अंडर इरिगेशन इज 60% इन द स्टेट ऑफ असम एंड झारखंड. इंडियाज टोटल सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड स्टैंड्स एट 100.33 गीगावाट एज ऑफ 31/1/2025. तो इसमें पहली स्टेटमेंट फॉल है, बिकॉज वो 60% के आसपास नहीं है, वो लगभग 25 के आसपास है, 60% नहीं है।
ये क्वेश्चन उसी डॉक्यूमेंट से पूछा गया है जो असम का स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है, और ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली कहीं से उठाई गई है, करंट अफेयर से ही है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका सोर्स है हमारा ऑफिशियल जो असम स्टेट का डॉक्यूमेंट है, और एक आपका एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वहां से भी लिया गया। ऐसे क्वेश्चंस में करंट अफेयर आपको काम आते हैं, या पीआईबी, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी क्वेश्चन आते हैं पीआईबी को फॉलो करती है, तो हम भी पीआईबी के क्वेश्चंस को काफी समय से फॉलो कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं टफ कैटेगरी में डालता हूं, और ये क्वेश्चंस रीड बिटवीन द लाइंस वाले बच्चे ही कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट है स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट प्लान का, तो वहां से क्वेश्चन उठाए गए, बट इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही टफ कैटेगरी में आएगा, तो इसमें ना भी हो तो कोई बात नहीं। फिर आपको एक और टफ क्वेश्चन पूछा गया है कि नेट इरिगेटेड एरिया इंडिया में 2022-23 का देखिए, कि बहुत क्लोज क्वेश्चन है, पहले भी यहां से क्वेश्चन आ चुका है, 4-5 साल पहले एचसीएस में आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए लेसन है कि हम जब अगली बार प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये पोर्शन आई वुड लाइक टू इंक्लूड इन द नोट्स, कि जो ये इरिगेशन, नेट इरिगेशन या ट्यूबवेल से कितना है, ये सारा डेटा ईयर वाइज भी, जैसे इन्होंने 2022-23 का पूछ लिया, तो 22-23, 23-24 और यहाँ पर कितना डेटा है हमें कैसे याद होगा, तो ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर बढ़ाएंगे स्ट्रेस। तो इसका उत्तर देखिए, अभी तो आप मैच कर लेना, बट अभी तो काम का नहीं रहेगा, ये 2022-23 का है। और ये भी कहां से उठाया है, ये सरकार ने अपनी वेबसाइट से ही उठाया है, लैंड यूज स्टैट्स एट ए ग्लांस 2022-23 का है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जो डॉक्यूमेंट है ये भी वहीं से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपकी सोइल के ऊपर, क्वाइट मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन है। रेगूर, लेटेराइटिक, येलो, पोडजोल, जिसको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि भाई लेटेराइटिक सोइल बनती कैसे है, रेगूर सोइल बनती कैसे है, वो एरिया को पहचान पाएगा। जैसे रेगूर सोइल है, रेगूर सोइल बनती कैसे है, जो लावा फ्लो हुआ था और टूट टूट के बना है, तो लावा वाला जो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, वो जो एरिया है, तो आपको वही ढूंढना था, सूरत भरूच वाला एरिया। ए का 4 एक ही में था, तो आप अगर आपने रेगूर को भी मैच कर दिया तो आप आराम से कर पाओगे। तो एग्जामिनर आपसे यही जानना चाहता था, रेगूर वाला। तो सोइल वाला चैप्टर हर बार इंपॉर्टेंट है, या तो बांगड़ खादर पूछता है एचपीएससी, या फिर इनको अरेंज करा लेता है इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया, इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, या किस में डेफिशिएट है, किस में रिच है। तो ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स आपका एनसीईआरटी रहेगा, आपको मैप दे रखा है, यहां पर आपको देखो ये ब्लैक सोइल आपको दिखा रखी है, ये सौराष्ट्र, ये सूरत वाला एरिया। इधर तो ब्लैक सोइल है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन में सूरत था और ये था भरूच वाला एरिया, तो डेफिनेटली आप उससे आराम से कर सकते थे मैप से भी। तो ज्योग्राफी के जितने भी मैप्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी लाइन। ठीक है, तो मैं इसको इजी क्वेश्चन में रखूंगा। 94 में आपको वोल्केनो दिए गए और आपसे लोकेशन पूछी गई, तो इजी क्वेश्चन में इसको मैं कहूंगा। इजी क्यों कहूंगा, बिकॉज वर्ल्ड में 10-12 ही एक्टिव वोल्केनोज हैं, उनके नाम हम बार बार पढ़ते हैं, चिम्बराजो, एटना, स्ट्रोम्बेली, है ना, ये सारे हम पहले ही पढ़ते हैं, कोटोपॉक्सी, चिम्बराजो, या हमारे बैरन आइलैंड, ये सारे हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो आप इसमें आराम से मैच करते, जैसे जब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन ली तो कोटोपॉक्सी, चिम्बराजो, देवर एक्सपेक्टेड कि आएंगे ही आएंगे ये दोनों। या इटली के आसपास जब हम बात कर रहे थे स्ट्रेम्बोली, और तो मैंने आपको ये भी स्ट्रेम्बोली का आपको याद हो तो एक मैंने आपको एक स्ट्रेम्बोली करके डिश दिखाई थी, और वो स्ट्रेम्बोली खाने की चीज होती है इटली में, तो उसी के नाम पर माउंट एटना, स्ट्रेम्बोली, ये सारे इटली के आसपास हैं। तो इसको मैं इजी कैटेगरी में रखता हूं। फिर आता है 95, मोस्ट ऑफ द साल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इज फाउंड इन द महाराष्ट्र स्टेट, साउथ ईस्ट राजस्थान एंड वेस्टर्न कर्नाटका आल्सो प्रोड्यूस टीक, देवदार इज वेरी कॉमन ट्री ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस। थोड़ा सा टफ कैटेगरी, मतलब मीडियम कैटेगरी मानता हूं। जैसे देवदार का तो आपको सबको पता है कि हिमालयस इधर हमारे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल के आसपास देवदार ज्यादा मिलता है, तो ईस्टर्न हिमालयस नहीं है, वेस्टर्न हिमालयस में, इसको तो आप आराम से हटा सकते थे। बाकी ये है कि जैसे टीक जो है, टीक आपका मोएस्ट डेसिडियस में आता है, मतलब लगभग 100 से 200 की बारिश होनी चाहिए। तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान प्लस कर्नाटका का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहां पर ये मिलता है, आल्सो प्रोड्यूस। इसके बारे में बहुत ज्यादा ना तो अमाउंट मेंशन किया, ना नंबर ऑफ कुछ परसेंटेज मेंशन किया, तो आप इसको ठीक ले सकते थे। महाराष्ट्र वाला जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड था, बट कमीशन इसको सही लिया है। तो कुछ बच्चों ने इसको चैलेंज भी किया है, बट इसको कमीशन ठीक मानेगा, और मोस्ट प्रोबेबली इसको चेंज नहीं करेगा कमीशन। सोर्स आपका एनसीईआरटी रहने वाली है। वेजिटेशन वाला जो चैप्टर है इसमें साफ साफ साल के बारे में दे रखा है, साल, टीक, सीसम, तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते रहे और आगे भी आते रहेंगे।
तो ये मीडियम कैटेगरी में रखना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 96, द नंबर ऑफ ड्राई मंथ्स वेरी फ्रॉम 2 to 4 इन द ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ कार्डामम हिल्स इज ट्रॉपिकल सेमी एरिड एंड एरिड स्टेppe टाइप। The annual range of temperature at Ganganagar is 19 डिग्री and बीकानेर 29 डिग्री। अब कमीशन ने इसका उत्तर माना है ओनली 2। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, जो कार्डामम हिल वाला है ना वो सेमी एरिड टाइप का है। इसका सोर्स हम एग्जाम में भी आ चुका है पहले ही, जैसे यूजीसी ने पूछा था कार्डामम हिल्स वाला, तो यहां से भी सेमी एरिड वाला हमारा क्लियर होता है। और जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ड्राई मंथ्स, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, तो जो ड्राई क्लाइमेट है वहां पर ये 5 to 7 ये 8 मंथ्स भी 7 to 8 मंथ्स भी ड्राई मंथ जाते हैं। तो इसको लेके काफी बच्चों ने डिस्प्यूट फाइल किए हैं। देखते हैं कितना ये NIOS की वेबसाइट पे है। तो ये क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। तीसरा वाला जनरल स्टेटमेंट था कि बीकानेर और ये जो गंगानगर है यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर जाते हैं गर्मियों में, बहुत मतलब एक दिन में ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन हो जाता है। तो जैसे बीकानेर वगैरह हो गई, तो ये लगभग 30 से ज्यादा ही पहुंच जाता है। तो ये हम डायरेक्टली कहीं नहीं पढ़ते, बट ये मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कमीशन क्या मानता है इसको। तो ये भी थोड़ा सा टफ कैटेगरी में रखना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 97, वेरी इजी क्वेश्चंस जो हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसमें डिसकंटिन्यूटी पूछी गई थी। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज 5 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है और उनको हम ट्रिक से पढ़ते भी हैं, कॉनरोड, मोहो, गुटनबर्ग, है ना। तो इसमें से एक ही सही था और इसका सोर्स आपका एनसीईआरटी का रहेगा। एनसीईआरटी में डायरेक्टली मैप दे रखे हैं और ये उसी मैराथन का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें आपको मैंने सारा मार्क करके दिखाया था, जैसे गुटनबर्ग, मोहो, कॉनरोड। और ये इधर से भी बताया था कि इसको अगर मान लो थोड़ा सा क्लोज करके पूछे, जैसे मान लो क्रस्ट और मेंटल के बीच में तो हमें पता ही है मोहो है, बट अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कॉनरोड होता है। फिर अपर मेंटल लोअर मेंटल रेपिती है, तो मेंटल क्या कर देगा, रैप्टा मार देगा, तो रेपिती। तो इनको बहुत क्रिस्टल क्लियर दिमाग में रखना होता है। चलो ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में रखूंगा। फिर 98 क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा करंट अफेयर से मिक्स करके पूछा गया कि जो पारादीप का पोर्ट है इट्स इंडियाज लार्जेस्ट मेजर पोर्ट है 2024 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। ठीक है भाई, मुंबई का जो पोर्ट है वो क्या एक्सपोर्ट कर देता है, कॉटन, टेक्सटाइल, टबैको, मैंगनीज, मशीनरी एंड केमिकल गुड्स, डेफिनेटली करता है। ज्वालानंद पोर्ट कह रहे कि इट वाज डेवलप्ड टू हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड मैंगनीज। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी हो रही है कि यहां इसको हम आयरन मैंगनीज के लिए नहीं करते हैं। आयरन मैंगनीज के लिए पर्टिकुलरली मैंगलोर वाला पोर्ट है हमारे पास, वहां से गोवा, मरमागांव उधर से कर देते हैं। तो इसको मुंबई वाला जो है क्या बोलते हैं, ये आई थिंक कांडला या जो बाकी थे उनको थोड़ा डीकंजस्ट करने के लिए इसको लाया गया था। तो इसमें हमारा थर्ड गलत हो जाएगा। सोर्स क्या है, अभी पीआईबी ने न्यूज निकाली थी कि पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ऑफ ऑफिशियल रिलीज, तो उन्होंने बताया था 2025 अप्रैल में कि भाई ऐसे लार्जेस्ट मेजर पोर्ट बन गया है कार्गो वॉल्यूम के हिसाब से। और जो मुंबई पोर्ट ऑफिशियल ट्रेड डेटा है उन्होंने भी रिलीज किया था। तो ये करंट अफेयर से थोड़ा सा मतलब गहराई में पूछ लिया, लेकिन इतना गहरा भी नहीं है कि हम तैयार ना कर सके। तो ये थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी का मैं क्वेश्चन समझता हूं और अच्छा क्वेश्चन बनाया है। 99 में आपको पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया और तीनों ही पेयर करेक्ट थे। तो ये आपकी एनसीईआरटी जो 12th क्लास की है उसमें एक टेबल दे रखा है कि कब कब इंक्रीज हुआ। 1911 है और 21 है उसके बीच में पहली बार नेगेटिव ग्रोथ गई थी। तो यहाँ पे वो 11 से 21 ना पूछ के 1 से 21 पूछा, तो इसमें हमारी वेरी स्लो पॉपुलेशन हम कह सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा, एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा गया है। ह्यूमन ज्योग्राफी से एचसीएस में पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे और ट्रेडिशन ये रहता था कि 11th की दो एनसीईआरटी रहती है, फिजिकल और फंडामेंटल, वहां से ज्यादा आते थे। बट अब ह्यूमन ज्योग्राफी से डेफिनेशंस, ऐसे टेबल, सेक्स रेशियो, ऐसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो इनका भी आपको ध्यान देना होगा। लास्ट क्वेश्चन, रॉक्स के टाइप दिए गए और आपसे उनका मैच कराने को पूछा गया। अगेन वेरी इजी क्वेश्चंस, ये एनसीईआरटी में दे भी रखा है और इसमें रटने वाला पोर्शन ज्यादा था। जैसे आपको याद हो, अगर आपने ये लाइव मैराथन देखी होगी, तो हमने सारी रॉक्स को सेग्रीगेट किया था और मैंने कहा था यहां से कोई ना कोई मैच द फॉलोइंग आएगा, तो यहां याद कर लेना। जैसे आप देखोगे ऑब्सीडियन हो गया, तो ऑब्सीडियन ओबीज करके हमने बनाया था। फिर था सेडिमेंट्री में ब्रीशिया हमने बनाया था, ब्रेजा करके ट्रिक बनाई थी। और जो कॉन्ग्लोमरेट है ये मैंने कहा था ये अलग से पूछा जाएगा
और ये मैंने यहाँ बाहर निकाल के अलग से लिख रखा था कि भाई ये थोड़ा सा अलग दिखता है, नाम से कुछ समझ, मतलब इसमें मोटे मोटे से पीस होते हैं, बाहर से अलग आप देख पाओगे। तो ऐसे करके हमने लगभग 30 से 32 रॉक्स याद करी थी, और मेरे हिसाब से जिन्होंने याद करी थी उनको फायदा हुआ होगा, अगर आप भी उनमें से एक थे। जिन बच्चों ने भी लाइव मैराथन अटेंड करी थी तो अगर उनको मदद मिली है तो डू कमेंट बिलो द वीडियो, तो मुझे पता रहेगा कि भाई हम आपके लिए और भी ऐसी मैराथन्स प्लान कर पाएंगे। तो इस सारे डिस्कशन से हमें क्या समझ में आता है कि हमें फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए। तो इससे हम क्या लेसन ले सकते हैं और अपकमिंग HCS 2026 में जो होगा उसमें, पर्टिकुलरली ज्योग्राफी के लिए आपको बता रहा हूं। ज्योग्राफी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप मान सकते हो 15 के अप्रोक्सीमेट रहते हैं, और इसमें से आपके 10 प्लस श्योर श्योर ठीक होने चाहिए। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हो तो 13 प्लस भी ले जाते हो, ठीक है। इसमें हमारे सोर्स क्या रखने चाहिए हमको? सोर्स सबसे पहले तो PYQ खत्म कर दो, UPSC के भी और HCS के भी, ठीक है। सोर्स नंबर 1, सोर्स नंबर 2 आपकी 4 NCERTs हैं, 2 11th की हैं, 2 12th की हैं। तीसरा, इसमें आपको एक एटलस अपने साथ रखनी है, और एटलस में मार्क करना स्टार्ट कर दो। एकेडमी चैनल पे एक मैराथन है, उस मैराथन को देखो और उस मैराथन से सारे अपने मार्क कर लो। आई गारंटी यू यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एटलस को डेली टाइम देना पड़ेगा, डेली 10 से 15 मिनट, तब जाके ये चीज इम्बाइब होती है 3 से 4 महीने में, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हो तो GC लियोंग है, GC लियोंग का भी कुछ हिस्सा जो हमारा पार्ट 1 आता है वो पढ़ने लायक है, ये पढ़ा जा सकता है। तो ये हमारी है, आई गारंटी यू विद दिस स्ट्रेटेजी अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो यू विल बी एबल टू टैकल 13 प्लस फॉर श्योर। बिकॉज ज्योग्राफी में एक ब्यूटी ये है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट ज्यादा नहीं है। हिस्ट्री में आप कितना ही पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर में आप कितना ही पढ़ लो, नए क्वेश्चंस का स्कोप बहुत ज्यादा है ना। अगर मैं पेपर बनाने बैठूं एज ए हिस्ट्री टीचर, तो आप अगर हिस्ट्री ऑप्शनल भी पढ़ रहे हो तो आई कैन मेक अ पेपर, आप उसका एक भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओ। बट ज्योग्राफी में मेरे पास वो प्लेजर नहीं है इस हिसाब से। तो दिस वाज ऑल अबाउट ज्योग्राफी। आई होप ये आपको हेल्प करेगी। डू लाइक, कमेंट योर ओपिनियन। थैंक यू।